everyone, welcome to Biohackers. This is Kajal Singh, your biology expert, and I hope everyone is doing awesome. कैसे हो सब लोग? जल्दी से चैट सेक्शन में बता दो. Yes, अभी तो हमारे पास कमेंट सेक्शन है, तो प्लीज बी एक्टिव ऑन कमेंट सेक्शन. ओके, सो वेलकम. आज हमारा 11th स्टैंडर्ड का आखिरी दिन है, यानी कि आज हमारा 11th स्टैंडर्ड का सिलेबस पूरा कंप्लीट हो गया है. चाहे कोई 11th स्टैंडर्ड का बच्चा हो या बोर्ड्स का बच्चा हो या नीट का बच्चा हो या ड्रॉपर हो, हमारा 11th स्टैंडर्ड बहुत अच्छी तरीके से मैंने इन डिटेल आपकी पूरी एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन कवर करा दी है. नहीं, रुको, लास्ट चैप्टर बचा है. आज हम वही करने के लिए मिले हैं, कंट्रोल एंड केमिकल कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन. यस, ये हार्मोनल चैप्टर जो है करने के बाद हमारा 11th स्टैंडर्ड हो जाएगा खत्म. एक्साइटेड हो कि नहीं? यस, फाइनली आधा सिलेबस आपके नीट का हो जाएगा यहाँ पर 11th स्टैंडर्ड का टॉपिक. और उसके बाद कल से हम शुरू करने वाले 12th स्टैंडर्ड. तो अगर कोई बच्चा नया आया है बायोहैंकर्स पे, वेलकम टू बायोहैंकर्स फैमिली. यस, दिस इज गोइंग टू बी योर वन स्टॉप सोल्यूशन, जहां पर आपको सारी चीजें एकदम सिंक्रोनाइज तरीके से एक के बाद एक जो चीजें आपको रिक्वायर्ड है नीट के लिए, वो सारी चीजें इस प्लेटफॉर्म पर आपको मिलेंगी. इट्स अ न्यू प्लेटफॉर्म, इट इज एब्सोल्युटली फॉर फ्री. यस, न्यू प्लेटफॉर्म इसलिए बोला क्योंकि हमने शुरुआत की थी 16 जनवरी से. यस, 16 जनवरी से आज हमारा जो है एक महीना भी अभी तक नहीं हुआ है. हमने 11th स्टैंडर्ड का आप लोग को पूरा मैंने इन डिटेल हैंड रिटन नोट्स के साथ जो है सारे वन शॉट्स प्रोवाइड करा दिए हैं. और फिर कल से मैं 12th स्टैंडर्ड का भी वन शॉट्स आपको कराने लगूंगी. यस, ये जो है आपको इतने बड़े चैप्टर्स, दिस इज द ओनली प्लेटफॉर्म जहां पर आपको इतने बड़े चैप्टर्स जो है 2 पेज में कंसाइज या फिर ज्यादा से ज्यादा 1 पेज में. न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन अगर आपने नहीं देखा है तो जाके जरूर देखना, मैं लिंक कर रही हूँ यहाँ पर. वो हमने 1 पेज के अंदर वो चैप्टर पूरा कंप्लीट किया है. ठीक है, और ठीक उसी तरीके से आज हम लोग केमिकल कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन चैप्टर भी करने वाले हैं. और बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से आपका पूरा चैप्टर, जो इतना लंबा चौड़ा उसमें चैप्टर है, उसको हम बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से पढ़ने वाले हैं. सो आई होप एवरीवन इज रेडी. और जिसने इसके पहले के सेशंस नहीं देखे हैं, जो बायोहैंकर्स अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो. यस, सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक जरूर करो, शेयर भी करो. और अगर अभी तक के पिछले जितना भी सेशन हुआ है वो नहीं देखा है तो उसका भी प्लेलिस्ट इधर लिंक कर रही हूँ, वो भी जाके जरूर देखो. ठीक है, अब शुरू करते हैं. अब आप लोग रेडी हैं एकदम फुल ऑन हमारा केमिकल कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन चैप्टर पढ़ने के लिए. तो केमिकल कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन में हम क्या पढ़ने वाले हैं? जैसे हमने नर्वस सिस्टम में देखा, यस, नर्वस सिस्टम में हमने देखा कि हमारा जो न्यूरल सिस्टम होता है, यस, वो कैसे काम करता है ना. और उस चैप्टर में भी हमने पढ़ा था, जब आपने देखा था वो नर्वस सिस्टम वाला चैप्टर, तो उसमें भी हमने पढ़ा था कि किस तरीके से वो जो है हमारे बॉडी में पॉइंट टू पॉइंट कांटेक्ट रखता है. यस, जिसके वजह से एक प्रॉपर कंट्रोल कोऑर्डिनेशन हो पाता है. बट वहीं पर जब मैं कंपेयर करती हूँ, क्या ये अकेला सारा कंट्रोल कोऑर्डिनेशन कर लेगा? नहीं. हमने उस चैप्टर में भी देखा था कि वो आपके एंडोक्राइन सिस्टम के साथ कंबाइन होकर काम करता है. यस, तो ये दोनों एक साथ मिलकर हमारे बॉडी में आपका पूरा कंट्रोल कोऑर्डिनेशन करते हैं. तो आखिर क्या जरूरत पड़ी हमें हार्मोन्स की? यस, तो यहां पर देखो, अरे ये तो खिचमिड़ कैसे हो गया, रुको जरा. यस, तो हमें पता है कि हमारा जो न्यूरल सिस्टम होता है वो कैसा होता है? न्यूरल सिस्टम इज फास्ट एंड शॉर्ट लिव्ड होता है. यस, फास्ट होता है और शॉर्ट लिव्ड होता है. ठीक है, तो ये हमको पता था पहले से कि भाई हमारा न्यूरल सिस्टम एकदम फास्ट काम करता है, और ये होता है काफी ज्यादा शॉर्ट लिव्ड, है ना. यस, हार्मोन्स की जरूरत हमको इसीलिए पड़ी क्योंकि ये जो न्यूरल सिस्टम होता है, ये न्यूरल सिस्टम जो है पूरी तरह से आपके सेल्स के अंदर इनोवेट नहीं करता. यस, यानी कि आपके जो न्यूरॉन्स होते हैं वो सारे के सारे सेल्स के अंदर इनोवेट नहीं करते हैं, जिसके वजह से हमें जरूरत पड़ी हार्मोन्स की. यस, क्योंकि ये हार्मोन के एक्शंस लास्ट लॉन्गर, राइट. सो दिस न्यूरल एंड एंडोक्राइन सिस्टम ये साथ में काम करता है हमारे बॉडी में कंप्लीट कंट्रोल कोऑर्डिनेशन लाने के लिए. ठीक है. यस, हार्मोन्स की अगर हम बात करें तो ये हार्मोन्स आखिर हैं क्या? सिंपल वर्ड्स टर्म्स में आपने देखना है. क्या ये हार्मोन्स हमको न्यूट्रिएंट मिलता है? नहीं, तो ये नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल है. यस, क्या ये मैसेंजर का काम करता है? बिल्कुल हाँ. तो ये जो है इंटरसेलुलर, सेल टू सेल कम्युनिकेशन, इंटरसेलुलर मैसेंजर की तरह काम करता है. क्या ये ज्यादा क्वांटिटी में रिक्वायर्ड है? बिल्कुल नहीं, ये बहुत ही कम क्वांटिटी में, ट्रेस क्वांटिटी में, अमाउंट में रिक्वायर्ड होता है. छोटू सा ये
हल्का सा आपका हार्मोन जो है काफी बड़े बड़े एक्शंस आपके बॉडी में करता है, ठीक है। कहां से आता है? एंडोक्राइन सिस्टम से आता है, यानी एंडोक्राइन ग्लैंड से आता है, जो कि डक्टलेस ग्लैंड होते हैं। ये अपना सिक्रीशन सीधा रिलीज कर देते हैं ब्लड स्ट्रीम में, और वो ब्लड स्ट्रीम उसको लेके जाता है टारगेट ऑर्गन्स के पास। क्या ये बात समझ में आई सबको? यस, यानी कि हमारा हार्मोन्स कहीं से हो, देखो हमारे पास ब्रेन में है, हमारे पास है यस हाइपोथैलेमस, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, हमारे पास जो है पिट्यूटरी ग्लैंड है। अब ये जब हार्मोन्स रिलीज कर रहा है पिट्यूटरी, यस भले वो गोनाड्स के लिए रिलीज कर रहा है, गोनाड्स है हमारा पेल्विक रीजन में, पिट्यूटरी है हमारा दिमाग में, कैसे लेके जाएगा? ब्रेन में देगा, अरे ब्लड में देगा, यस क्या बोल रही हूं मैं भी, ब्लड में देगा और ब्लड को लेके जाएगा, राइट? यस, सो ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम हैज ग्लैंड्स, यस टिश्यूज, जो कि हार्मोन सिक्रेट करते हैं। यानी कि हमारी बॉडी में सिर्फ ग्लैंड्स ही नहीं, हमारी बॉडी में कुछ ऐसे टिश्यूज भी हैं जो कि एंडोक्राइन फंक्शन करते हैं। कौन से वो टिश्यूज है वो हम लोग देखेंगे एट द एंड ऑफ द सेशन। यस, चलो अब बात करते हैं, पहले एक एक ग्लैंड उठाएंगे और फटाफट रिवाइज करेंगे। हाइपोथैलेमस की बात करते हैं। हाइपोथैलेमस मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, यही है वो जो सब कुछ चलाता है। यस, और ये डायरेक्टली नहीं चलाता, इसने रखा है अपने लिए एक पीए, और वो पीए कौन है? पिट्यूटरी। यानी ये हाइपोथैलेमस पीए को सिग्नल देता है और फिर पीए जो है आपका बॉडी में काम करता है। समझ में आया? इस तरीके से इन लोग काम करते हैं। अब देखो कैसे होता है। हाइपोथैलेमस जो है इट इज द बेसल पार्ट ऑफ डाइनसेफलॉन फोरब्रेन, ठीक है, बेसल पार्ट है, नीचे की तरफ प्रेजेंट होता है। कल हमने जो है न्यूरल में डायग्राम देखा था। यस, जल्दी से देखना, बहुत प्यारा डायग्राम बनाया था, बहुत इजीली आपको अंडरस्टैंड करने में होगा, ठीक है। इनके पास होते हैं कुछ ग्रुप्स ऑफ न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स। न्यूरोसिक्रेटरी यानी वो सिक्रीशन करेगा, जिसको कहते हैं न्यूक्लियाई, जो सिक्रीट करता है हार्मोन्स, यानी हाइपोथैलेमिक हार्मोन सिक्रीट करेगा। अब ये हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स क्या करता है? जैसे मैंने बोला, ये सिर्फ इसको सिग्नल देता है, यस अपने पीए को सिर्फ बोलता है कि ये करना है वो करना है, सिर्फ सिग्नल देगा, कमांड देगा। और वो कमांड क्या होगा? या तो आप किसी चीज को बढ़ाओगे, स्टिमुलेट करोगे, या तो किसी चीज को कम करोगे, बराबर। तो ये भी वही करता है, ये सिंथेसाइज करने के लिए स्टिमुलेट करेगा, यस सिंथेसिस एंड सिक्रीशन करवाएगा, या फिर इनहिबिट करने में हेल्प करेगा, किसको? आपके पिट्यूटरी ग्लैंड को, ठीक है। या तो पिट्यूटरी को बोलेगा और करो और सिक्रीट करो, और या फिर पिट्यूटरी को बोलेगा बस हो गया, अब सिक्रीशन नहीं करना है। गॉट इट? यस, तो दो टाइप्स के हार्मोन्स हाइपोथैलेमस सिक्रीट करता है, एक रिलीजिंग, एक इनहिबिटिंग। रिलीजिंग यानी जैसे अगर वो डालता है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन पिट्यूटरी को जाके बोलेगा गोनाडोट्रोपिन का सिक्रीशन बढ़ा दो, तो पिट्यूटरी ज्यादा गोनाडोट्रोपिन सिक्रीट करेगा, जो गोनाड्स पर जाकर काम करेंगे। समझ में आया? वहीं पे इनहिबिटिंग की बात करें तो जैसे आपके सोमैटोस्टैटिन आपके कहां से रिलीज होता है? हाइपोथैलेमस से। ये पिट्यूटरी को जाके बोलेगा ग्रोथ हार्मोन कम करो, तो पिट्यूटरी ग्रोथ हार्मोन कम कर देगा। यानी कि हमारे हाइपोथैलेमिक जो हार्मोन्स हैं वो दो ही प्रकार के हैं, एक जो बोलेगा पिट्यूटरी बढ़ाओ, एक जो पिट्यूटरी को बोलेगा घटाओ, ठीक है। सो दिस हार्मोन्स, तो अब एक बहुत स्पेशल बात है इनके ओरिजिन की। जो हाइपोथैलेमस को हार्मोन है, यस अगर हम डायग्राम देखेंगे तो हाइपोथैलेमस जो है उसके जो हार्मोन्स है वो हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स में ओरिजिनेट जरूर होते हैं, बट दे पास थ्रू द एक्सॉन और नर्व एंडिंग से रिलीज होता है। यस, हार्मोन्स पिट्यूटरी के अंदर रीच होता है थ्रू पोर्टल सिस्टम, यस रेगुलेट द फंक्शन ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी, वेयरएज जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है वो तो डायरेक्ट न्यूरल कंट्रोल ऑफ हाइपोथैलेमस में। अब ये कैसे समझेंगे? आ जाओ, जब मैं डायग्राम बनाना ही भूल गई क्या? आ जाओ मैं इधर बता देती हूँ, तो क्या हो गया, लाइव सेशन में सब होगा। हमारा हाइपोथैलेमस, जैसे ये आपका हाइपोथैलेमस है, ठीक है, ये आपका हाइपोथैलेमस है। अब ये हाइपोथैलेमस में लेट्स से ये आपका न्यूक्लियाई है, ठीक है, सेल बॉडी बना दिया हमने, ये इस तरीके से यहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा है, बट इसका रिलीज इधर होता है, ठीक है। ये स्टॉक से, ये आपका एक पिट्यूटरी का ये स्टॉक है जिससे आपका पिट्यूटरी अटैच होता है, एक ये लोब और ये दूसरा लोब, ठीक है, दो लोब्स हैं। अब देखो होता क्या है, ये वाला जो लोब है ना, यहाँ पर एक पोर्टल सिस्टम होता है, तो ये वाला जो लोब है दिस इज, इधर आपको मिलेगा पोर्टल सिस्टम। हमको पता है ना पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है, यस। तो हाइपोथैलेमस और
यहाँ पर ये वाले लोब में पोर्टल सिस्टम होगा, बराबर, और ये वाले लोब में क्या होगा, इधर न्यूक्लियाई है और इधर इसका एक्सोनल एंडिंग है जहां पर सीधा सिक्रीशन होगा। समझ में आया? यानी कि देखो क्या है, ये एक गोला, ये एक गोला पिट्यूटरी का, ठीक है, और यहाँ पे आ गया आपका एक और एक गोला हाइपोथैलेमस का। ओके, यहाँ पर हाइपोथैलेमस क्या करेगा, हाइपोथैलेमस एक जगह ये इस तरीके से हार्मोन सिक्रीट बनाएगा न्यूक्लियाई में और उसको रिलीज करेगा इधर नर्व एंडिंग्स के थ्रू, ठीक है। और ये वाले यहाँ पर क्या होगा, इनके बीच में एक पोर्टल कनेक्शन होगा, उसके थ्रू ये सिक्रीशन देगा। गॉट इट? यस, तो एक जगह होगा पोर्टल कनेक्शन, यस, एक जगह होगा पोर्टल कनेक्शन एंटीरियर पिट्यूटरी पे, यस, और दूसरी जगह पोस्टीरियर पिट्यूटरी पे होगा डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन। गॉट इट? अब समझ में आया? यस। फिर आते हैं पिट्यूटरी पर, ठीक है। पिट्यूटरी क्या है भाई, एक बोनी कैविटी में प्रेजेंट होता है, सिला टर्शिका, PYQ है ये, हाइपोथैलेमस से अटैच होता है बायो स्टॉक। कैसे, हमने देख लिया। ये दो हिस्सों में होता है, ठीक है, एक होता है एडिनो हाइपोफाइसिस, एक होता है न्यूरो हाइपोफाइसिस। एडिनो हाइपोफाइसिस डिवाइडेड होता है दो हिस्सों में, पास डिस्टालिस, पास इंटरमीडिया, ठीक है, डिस्टालिस इंटरमीडिया नर्वोसा, डिस्टालिस इंटरमीडिया नर्वोसा, यस, DIN, डिन, DIN, डिस्टालिस इंटरमीडिया नर्वोसा। डिस्टालिस और इंटरमीडिया कहाँ है, एडिनो हाइपोफाइसिस में, यस, सो इट इज ADI, इट इज ADI। एडिनो हाइपोफाइसिस में पास डिस्टालिस है, पास इंटरमीडिया है। न्यूरो हाइपोफाइसिस के पास नर्वोसा है, देखो NN, न्यूरो हाइपोफाइसिस नर्वोसा, इजी। अब यहां पर देखो एडिनो हाइपोफाइसिस में जो एंटीरियर पिट्यूटरी जो बोलते हैं ना हम लोग, यस, वो एंटीरियर पिट्यूटरी इज नथिंग बट पास डिस्टालिस, ठीक है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। पास डिस्टालिस वाला जो पार्ट है दैट इज योर एंटीरियर पिट्यूटरी एंड योर इट प्रोड्यूसेस ग्रोथ हार्मोन्स, ठीक है, क्या प्रोड्यूस करता है, ग्रोथ हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है, ठीक है। यहाँ पे क्यों पास डिस्टालिस इंटरमीडिएट, हाँ चलो यस, तो पास डिस्टालिस एंटीरियर पिट्यूटरी प्रोड्यूस कौन कौन से हार्मोन करता है, ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यस, ग्रोथ हार्मोन ग्रोथ करेगा, प्रोलैक्टिन जो है मिल्क प्रोडक्शन करेगा, आगे पढ़ेंगे डिटेल में बट अभी मैं शॉर्ट में बता देती हूँ। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायराइड के ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करेगा। एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन एड्रीनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा कॉर्टेक्स रीजन पे ताकि वो कॉर्टिकॉइड सिक्रीट करे। लूटिनाइजिंग हार्मोन ये आपके गोनाडोट्रोपिन्स हैं, ठीक है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये भी गोनाडोट्रोपिन्स है, ये गोनाड्स को जाके स्टिमुलेट करेंगे। मेल में अलग रिएक्शन होगा, फीमेल में अलग रिएक्शन होगा। पास इंटरमीडिया क्या सिक्रीट करता है, एक ही हार्मोन सिक्रीट करता है, ये मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन MSH। मेलानोसाइट्स क्या होते हैं, यस, इन ह्यूमंस पास इंटरमीडिया इज ऑलमोस्ट मर्ज्ड विद पास डिस्टालिस। बहुत इंपॉर्टेंट, एक सिंगल सा लाइन है PYQ का, हो सकता है आपको असर्शन रीजनिंग में ये क्वेश्चन पूछा जाए तो ध्यान देना, ठीक है। ये क्या करते हैं, मेलानोसाइट्स मेलानिन प्रोड्यूस करते हैं जिसकी वजह से पिगमेंटेशन होता है, बराबर। चलो न्यूरो हाइपोफाइसिस पे आते हैं। न्यूरो हाइपोफाइसिस पास नर्वोसा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी इसको हम कहते हैं, ठीक है। स्टोर करता है और रिलीज करता है दो हार्मोन, ऑक्सीटोसिन और ADH, वासोप्रेसिन। यस, ऑक्सीटोसिन क्या करता है, बर्थ के टाइम पे कॉन्ट्रैक्शन करवाने में हेल्प करता है, और वासोप्रेसिन क्या करता है, ADH रिलीज करने में हेल्प करता है। और वो ADH क्या करता है, मतलब वासोप्रेसिन इज बेसिकली ADH ओनली। ये होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, यानी कि डायूरेसिस, बहुत ज्यादा पानी लॉस होना, सुसु करते रहना, उसमें से कम कर देता है, वाटर रिटेन करता है बॉडी के अंदर, ठीक है। यस, अब चलो एक एक देखते हैं इनके फंक्शंस, ठीक है। बहुत सिंपल वे में मैंने फंक्शंस बना दिए, आप लोग टेबल के फॉर्म में पढ़ सकते हो। अगर ग्रोथ हार्मोन बहुत ज्यादा है तो वो हो जाता है जाइजेंटिज्म, कहलाता है जाइजेंटिज्म, खली बन जाता है इंसान, ठीक है, बहुत ज्यादा अगर ग्रोथ हार्मोन होता है तो बचपन से। अगर बहुत कम ग्रोथ हार्मोन हुआ तो हो जाता है पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म, बौना बन जाता है इंसान, ठीक है, बराबर से ग्रोथ नहीं हो पाती है। अगर बहुत ज्यादा ग्रोथ हार्मोन होता है एडल्ट्स में, यानी आप मिडिल एज, अभी मैं मिडिल एज तक आने के बाद
अब मुझ में अचानक से अगर ग्रोथ हार्मोन बहुत ज्यादा बढ़ गया तो मेरा फेस का फुल डिसफिगरमेंट हो जाएगा, अजीब सा फेस हो जाएगा, यस बॉडी अजीब सी हो जाएगी, दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज एक्रोमेगाली, ठीक है, मेजर उसमें फेस का डिसफिगरमेंट होता है, ओके। प्रोलैक्टिन की बात करें तो मैमरी ग्लैंड्स का ग्रोथ और मिल्क का प्रोडक्शन प्रोलैक्टिन करवाता है। लैक्टिन से ही समझ जाना, लैक्टोस शुगर मिल्क में मिलता है, प्रोलैक्टिन मिल्क बनाता है, ठीक है, ऐसे याद रखना। TSH सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ थायराइड ग्लैंड्स, T3 T4 जो हार्मोन्स आते हैं। ACTH ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स फ्रॉम एड्रिनल कॉर्टेक्स, यस। ACTH क्या है? एड्रीनो जो कॉर्टिकॉइड्स होते हैं ना, एड्रीनल ग्लैंड का कॉर्टेक्स रीजन से रिलीज करवाता है, ठीक है, वो करता है। फिर LH, मैंने बोला ना मेल फीमेल में दोनों अलग गोनाडोट्रोपिन्स काम करते हैं। जैसे मेल्स में अगर LH रिलीज होता है तो वो एंड्रोजन्स को सिक्रेट करवाता है लेडिक सेल से, टेस्टिस के अंदर। एंड्रोजन जब बढ़ जाता है यानी कि टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन बढ़ रहा है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होगी। अगर FSH इन फीमेल मेल्स अगर रिलीज होता है तो FSH और एंड्रोजन मिलकर आपका स्पर्मेटोजेनेसिस करते हैं। फिर LH अगर फीमेल्स में इंक्रीज होता है तो उसके वजह से ओव्यूलेशन होता है। ये हम लोग हमारे ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर में पढ़ेंगे व्हेन यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज LH सर्ज, ठीक है। और मेंटेन करता है कॉर्पस लूटियम को आफ्टर ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन के बाद कॉर्पस लूटियम को भी मेंटेन करने में हेल्प करता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पूछा जाता है, ठीक है। कॉर्पस लूटियम को कौन मेंटेन करता है? LH मेंटेन करके रखता है। फिर FSH अगर फीमेल्स में रिलीज होता है तो क्या करवाता है? हमारी ओवरी में यहाँ पर फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं, है ना, ये फॉलिकल्स को डेवलप करने के लिए ये FSH काम करता है। वो नॉर्मल फॉलिकल्स को ग्राफिन फॉलिकल, एकदम मैच्योर्ड फॉलिकल बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। MSH पिगमेंटेशन ऑफ द स्किन करता है, मेलानिन बनाता है। ऑक्सीटोसिन फीमेल्स में लेबर इंड्यूस करता है, यस। ऑक्सीटोसिन क्या करता है? फीमेल्स में आपका लेबर इंड्यूस करता है, यानी कि क्या, अरे ये क्या हो गया, यस, लेबर इंड्यूस करना, यानी कि जब आप सिग्नल मिल जाता है कि बच्चा एकदम फिट एंड फाइन है और रेडी है निकलने के लिए, तो उस टाइम पर क्या होता है, फटाक से ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है और वो जोर जोर से यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन करना चालू करवा देता है, ठीक है, यस। तो ये चीज होती है, ओके, एट चाइल्ड बर्थ एंड ऑल्सो मिल्क इजेक्शन, प्रोडक्शन नहीं, इजेक्शन, ठीक है। प्रोलैक्टिन प्रोडक्शन कर रहा था, मिल्क इजेक्शन कौन कर रहा है? ऑक्सीटोसिन। फिर वासोप्रेसिन की बात करें तो इट एक्ट्स ऑन किडनी और इंक्रीज कर देता है एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम, यस, एंड आपका वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स एंड ऑल बढ़ा देता है फ्रॉम डिस्टल ट्यूब्यूल्स, यानी आपका DCT, CT ये सब से, ठीक है। ये डायूरेसिस को प्रिवेंट करता है, यस। अगर बहुत ADH कम हो गया तो डायूरेसिस हो जाएगा, यानी ADH अगर नहीं सिक्रेट हुआ तो बहुत ज्यादा वाटर लॉस हो जाएगा, जिसकी वजह से वो कंडीशन है आपका डायबिटीज इंसिपिडिस, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, फिर दूसरा ग्लैंड आता है आपका पीनियल ग्लैंड, यस। पीनियल ग्लैंड जो है आपके डोर्सल साइड यानी पीछे, फोर ब्रेन के पीछे वाले साइड पर प्रेजेंट होता है और ये मेलाटोनिन सिक्रीट करता है। बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है क्योंकि यही मेंटेन करता है हमारा 24 आवर्स का डायर्नल रिदम, यानी कि स्लीप वेक साइकिल, जिसकी हम बैंड बजा देते हैं एग्जाम टाइम पे, जो नहीं करना चाहिए, बहुत प्रॉब्लम होती है बाद में। 24 आवर्स का डायर्नल रिदम जो होता है वो यही मेलाटोनिन जो है मेंटेन करता है। आजकल आप लोग देख रहे होगे मार्केट में मेलाटोनिन के स्ट्रिप्स मिलते हैं कि आप वो खाओ, इट विल डिसॉल्व ऑन योर टंग एंड देन यू विल फॉल असलीप, अच्छी नींद आएगी। तो ये बेसिकली क्या कर रहे हैं कि आजकल लोगों का लाइफस्टाइल इतना खराब हो गया है, कोई कभी भी सो रहा है, कभी भी उठ रहा है, जिसके वजह से ये मेलाटोनिन बराबर से सिक्रीट नहीं होता। अगर मेलाटोनिन का सिक्रीशन आपके बॉडी में बराबर से नहीं होता है तो क्या होता है, यस, तो आपको बराबर से रात को नींद नहीं आएगी, आप थके हुए रहोगे, फिर भी सो नहीं पा रहे हो, ये प्रॉब्लम्स होती है। दैट्स व्हाई पीपल हैव स्टार्टेड टेकिंग मेलाटोनिन टैबलेट्स व्हिच इज नॉट एट ऑल हेल्दी। आदत हो जाती है और उसकी वजह से आपकी बॉडी नेचुरली मेलाटोनिन बनाना बंद कर देती है, ठीक है।
मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी अफेक्ट करता है ये, एंड इम्यून सिस्टम को भी मेंटेन करता है। अगर मेलेटोनिन कम हो गया तो ये अफेक्ट करेगा। तो मेलेटोनिन किस किस को इन्फ्लुएंस करता है? मेटाबॉलिज्म को, पिगमेंटेशन को, मेंस्ट्रुअल साइकिल को, एंड इम्यून सिस्टम को। यानी अगर आप रात को बराबर सो नहीं रहे, आपका मेटाबॉलिज्म खराब हो जाएगा, यस, आपकी स्किन खराब होने लगेगी, पिगमेंटेशन हो जाएगा, आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर हो सकता है, आपका इम्यून सिस्टम भी लो हो जाएगा। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट ग्लैंड पे, विच इज योर थायराइड ग्लैंड। बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लैंड, 2 लोब्स का बना होता है ये इस तरीके से। यस, अरे यहां पे क्यों नहीं चल रहा मेरा पेन? अच्छा ओके, सॉरी, नेक्स्ट पेज है, मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि नेक्स्ट पेज आ गया। ऐसा लॉल हो गया। आ जाओ, ध्यान दो, ये देखो, ये आपका ट्रकिया है, ठीक है। तो ये ट्रकिया है, यहां पर इस तरीके से बीच में होगा, ये ट्रकिया है, ये आपका एक इधर होगा, एक लोब इधर होगा, इस तरीके से आपका थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होता है एच शेप का। ठीक है, ये एक लोब है, ये एक लोब है, इसके अंदर लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और ये बीच का कनेक्शन है, यस, कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है, जिसको कहते हैं isthmus. Okay, so these are basically 2 lobes either side of the trachea which interconnected by flap, thin flap connective tissue called as isthmus. Follicles and stromal tissue से बना हुआ होता है वो, ठीक है, और ये follicles के अंदर follicular cells होते हैं। ये follicular cells और cavity present होती है, तो ये जो follicular cells होते हैं ये करते हैं प्रोडक्शन किसका? थायराइड हॉर्मोन्स का। कौन कौन से? T3 एंड T4। T4 को बोलते हैं टेट्राआइडोथायरोनिन या फिर इन सिंपल वर्ड्स थायरोक्सिन, और T3 है आपका ट्राइआइडोथायरोनिन। ठीक है, तो T3 T4 ये है आपके थायराइड ग्लैंड्स। ओके, ये किसको रेगुलेट करता है? आपके मेटाबॉलिज्म को, बीएमआर को मेंटेन करता है, एरिथ्रोपोइस आरबीसी प्रोडक्शन को, ऑस्मोरेगुलेशंस, आपके वाटर बैलेंस, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को, यस। प्लस इसके साथ साथ ये एक हार्मोन सिक्रीट करता है कॉल्ड एज थायरोकैल्सिटोनिन। थायरोकैल्सिटोनिन भी थायराइड ग्लैंड से सिक्रीट होता है, जो आपके ब्लड में कैल्शियम लेवल को मेंटेन करता है। ठीक है, यस। अब यहां पे देखो, अब क्या होता है, जब थायराइड ग्लैंड बहुत ज्यादा सिक्रीट होता है तो भी तकलीफ, जब थायराइड ग्लैंड बहुत कम सिक्रीट होता है तो भी तकलीफ। अब देखो, अगर हाइपोथायराइडिज्म हो गया, अगर किसी के बॉडी में बहुत कम आयोडीन है, आयोडीन की मात्रा बहुत कम हो गई, यस, तो एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड होगा, उनका गला से सूज जाएगा। ठीक है, जिसको कहते हैं गॉइटर हो गया है। ओके, प्लस अगर प्रेग्नेंट फीमेल है और वो प्रेग्नेंट फीमेल के बॉडी में अगर हाइपोथायराइडिज्म हो गया, यानी थायराइड ग्लैंड्स बराबर से नहीं बने, तो बच्चा मेंटल रिटार्डेशन वाला पैदा होगा, बराबर से बच्चे का ग्रोथ नहीं होगा, डेवलपमेंट नहीं होगा, बच्चे का स्टंटेड ग्रोथ होगा, जिसको कहते हैं क्रेटिनिज्म। यस, वी कॉल इट एज क्रेटिनिज्म। मेंटल रिटार्डेशन के साथ साथ उसका आईक्यू भी होगा बहुत कम, एबनॉर्मल स्किन होगी, एकदम अजीब सी झुर्रियां जैसी स्किन होगी, डेफ म्यूटिज्म हो सकता है, और भी बहुत सारे इसके सिम्टम्स होते हैं। ठीक है, वहीं पर अगर कोई नॉर्मल एडल्ट वुमन है जो कि प्रेग्नेंट नहीं है, उसके बॉडी में अगर ऐसा हाइपोथायराइडिज्म होता है, हाइपो मतलब कम, थायराइडिज्म मतलब थायराइड ग्लैंड का, है ना, तो क्या होगा, उसके मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर हो जाएंगे। ठीक है, यस। अब बात करते हैं हाइपरथायराइडिज्म की। हाइपरथायराइडिज्म में क्या होता है कि या तो कैंसर एक रीजन है कि थायराइड ग्लैंड का कैंसर हो गया है और वो प्लोरिफरेट कर रहा है, या फिर नोड्यूल्स जो हैं डेवलप होने लगते हैं बहुत ज्यादा ऑन द थायराइड ग्लैंड। ऐसा अगर होता है तो देयर इज एन इंक्रीज इन द थायराइड हार्मोन। यस, देयर इज एन इंक्रीज इन द थायराइड हॉर्मोन्स। ठीक है, सॉरी फॉर माई कफिंग, आई एम नॉट वेल, बट अपना सेशन नहीं रुकना चाहिए, है ना। इसी बात पे कमेंट सेक्शन में हार्ट भेज दो यार, अच्छा लगेगा। मेडिकेशन फॉर टुडे। यस, सो देयर इज इंक्रीज इन द थायराइड हार्मोन, बहुत ज्यादा इंक्रीज मतलब जरूरत से ज्यादा, नॉर्मल से भी बहुत ज्यादा थायराइड हार्मोन्स रिलीज होगा। ठीक है, इसको कहते हैं एक्सोफ्थाल्मिक गॉइटर। Yes, we also call it as exophthalmic goiter. Form of hyperthyroidism, enlargement of the thyroid gland, protrusion, आंखें से बाहर आ जाती है, eyeballs बाहर आ जाते हैं, बहुत ज्यादा BMR इंक्रीज हो जाता है, जिसके वजह से वेट लॉस हो जाता है, ऑल्सो कॉल्ड एज ग्रेव्स डिजीज, एकदम इंसान ऐसा सुकड़ू हो जाता है। ठीक है, तो ये होता है।
चलो अब बात करते हैं पैराथायराइड की। पैराथायराइड क्या है? तो जब आप थायराइड ग्लैंड देखते हो ना, ऐसे पीछे से देखोगे, देखो आगे तो ये प्रेजेंट था इस्थमस, पीछे से तो यहाँ पर आपको क्या दिखेगा? ट्यूब दिखेगा, आपका एयर ट्यूब। तो ये पीछे अगर आप थायराइड ग्लैंड को देखते हो तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2 ऐसे आपको पैराथायराइड ग्लैंड्स दिखेंगे, ठीक है, छोटे छोटे से 2। तो ऐसे 4 पैराथायराइड ग्लैंड्स होते हैं ऑन द बैक ऑफ द थायराइड ग्लैंड, यस, जो सिक्रीट करते हैं पेप्टाइड हार्मोन्स। पैराथायराइड हार्मोन्स कहते हैं हम इसको, और ये क्या करता है? इंक्रीज कर देता है कैल्शियम लेवल इन द ब्लड, दैट्स व्हाई दे आर हाइपर कैल्सिमिक, यानी ये कैल्शियम लेवल को ब्लड में बढ़ा देता है। अलोंग विद टीसीटी कैल्शियम बैलेंस मेंटेन करता है, जैसे हमने थायरोकैल्सिटोनिन का देखा, वो भी कैल्शियम मेंटेन करता है, ये भी कैल्शियम बैलेंस करता है, ठीक है। ये हो गया पैराथायराइड की। अब बात करते हैं थाइमस ग्लैंड। यस, थाइमस बहुत ही अच्छा अलग ही ग्लैंड है ये। लोबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, लंग्स के बीच में होता है, स्टर्नम के पीछे होता है, ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ अयोटा, यानी अयोटा के आगे। अब देखो कैसा है, हार्ट है, इधर लंग्स है, ठीक है, इधर भी लंग्स है, इधर भी लंग्स है, इधर स्टर्नम है, स्टर्नम के पीछे अयोटा के आगे, यस, और 2 लंग्स के बीच में। समझ में आया लोकेशन? यस, ऐसे ही यहाँ पर थाइमस प्रेजेंट होता है और लोब्यूलर स्ट्रक्चर होता है। इनका मेजर रोल होता है इम्यून सिस्टम में, और ये पेप्टाइड हार्मोन्स को सिक्रीट करता है, जिसको बोलते हैं थाइमोसिन, जो कि मेजरली टी लिम्फोसाइट्स को डिफरेंशिएट करने में हेल्प करता है। यानी जब आपके बोन मैरो में आपका लिम्फोसाइट बनता है तो उसमें से कुछ लिम्फोसाइट्स थाइमस के पास आ जाते हैं, और थाइमस उनको क्या करता है? डिफरेंशिएट करके टी लिम्फोसाइट्स बना देता है, ठीक है, विच गिव्स यू सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। इसके बारे में हम बहुत विस्तार से पढ़ेंगे हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर में, 12th स्टैंडर्ड के इसमें, राइट। डेवलपमेंट ऑफ एंटीबॉडीज भी ये करता है, जो हमको प्रोवाइड करा देता है ह्यूमरल इम्यूनिटी। ये भी हम कहां पढ़ेंगे? हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर में, ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये जो थाइमस ग्लैंड है, ये जैसे जैसे इंडिविजुअल बड़ा होते जाता है वैसे वैसे ये डीजनरेट होते जाता है, यानी कि ये डेवलप होगा एक मिडिल एज तक जहां इम्यून सिस्टम एकदम एक्टिव है, फुल ऑन, ठीक है, बट जैसे जैसे ओल्ड एज आएगा ये थाइमस ग्लैंड छोटा 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 डीजनरेट होते जाएगा। इसीलिए जो बूढ़े लोग होते हैं वो काफी ज्यादा प्रोन होते हैं टू कैच एनी काइंड ऑफ अ डिजीज, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम होता है बहुत लो, ठीक है। अब बात करते हैं एड्रीनल ग्लैंड की। बहुत ही इंपॉर्टेंट, छोटू सा है वैसे, ढक्कन ऑफ आवर किडनी, यस, किडनी के ऊपर का कैप है, लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये एंटीरियर पार्ट है ऑफ ईच किडनी पे, ये एक एक ढक्कन जैसा प्रेजेंट होता है। एड्रीनल ग्लैंड 2 पार्ट्स में होता है, एक एड्रीनल कॉर्टेक्स, एक एड्रीनल मेडुला, यानी ये एड्रीनल है, यस, तो इसका ये वाला रीजन कॉर्टेक्स कहलाएगा और अंदर वाला रीजन मेड्यूला कहलाएगा, ठीक है। एड्रीनल मेड्यूला की बात करें तो वो कौन कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है? एड्रीनल मेड्यूला सिक्रीट करता है एड्रेनालिन एंड और एपिनेफ्रिन, या फिर नॉर एड्रेनालिन या नॉर एपिनेफ्रिन, एक ही है, एड्रेनालिन और एपिनेफ्रिन, नॉरएड्रेनालिन और नॉरएपिनेफ्रिन, ये दोनों हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जिसको कॉमनली हम कहते हैं कैटेकोलामाइंस। क्या कहते हैं? कैटेकोलामाइंस, ठीक है, सिंपल वे में समझो। इमरजेंसी हार्मोन होता है फाइट और फ्लाइट, जिनके बारे में ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं कि ये क्या करता है, ये जैसे हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में हमने पढ़ा था वैसा ही वही है। फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन्स होते हैं, जो कि आप जब डर जाते हो तो कैसा रिएक्शंस होता है, आप जब भागने लगते हो तो कैसा रिएक्शन होता है, हमारा पैल्पिटेशन बढ़ जाता है, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है, यस, हार्ट रेट इंक्रीज हो रहा है, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो रहा है, डायलेशन ऑफ प्यूपिल हो रहा है, स्वेटिंग बहुत ज्यादा हो रहा है, मेटाबॉलिज्म बढ़ जाती है, यस, ग्लाइकोजन, प्रोटीन, लिपिड, ये सबका ब्रेकडाउन चालू हो जाता है, यानी मेटाबॉलिज्म फुल ऑन आसमान छूने लगता है, ठीक है। तो पॉइंट क्या है कि ये क्या है, ये इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं इसको, या फिर फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन कहते हैं, ठीक है। फिर एड्रीनल कॉर्टेक्स जो होता है बाहर वाला, वो क्या करता है, वो 3 लेयर में डिवाइडेड है। कितने? 3 लेयर में। 3 कौन कौन से हैं भैया? यहाँ पर है हमारे पास जोना रेटिकुलरिस, जोना फैसिकुलेटा, जोना ग्लोमेरुलोसा। ग्लोमेरुलोसा वाला है सबसे बाहर वाला, आउटर, रेटिकुलरिस है सबसे इनर वाला, और जोना फैसिकुलेटा है मिडल वाला, ठीक है। ये सिक्रीट करते हैं मेनी हार्मोन्स, जिसको कहा जाता है कॉर्टिकॉइड्स। कॉर्टेक्स से
रिलीज होने वाले हार्मोन्स को हम कॉर्टिकॉइड हार्मोन्स कहते हैं, ठीक है। अब इनमें से कुछ ऐसे कॉर्टिकॉइड्स हैं जो कि आपके कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म करते हैं। तो जो कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म करेगा उसको कहते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। यस, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म करेगा। इसका मोस्ट कॉमन एग्जांपल है कॉर्टिसोल्स, मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है, वन ऑफ द एग्जांपल। स्टिमुलेट करता है ग्लूकोनियोजेनेसिस, यानी ग्लूकोज बनाने वाला, ग्लूकोनियोजेनेसिस, नया नया ग्लूकोज बनाएगा। यस, ग्लूकोनियोजेनेसिस करेगा, लाइपोलाइसिस करेगा, लिपिड को ब्रेक डाउन करेगा, प्रोटियोलाइसिस करेगा, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करेगा, ठीक है। यस, डिक्रीज कर देता है सेलुलर अपटेक ऑफ अमीनो एसिड्स को। अब सेल्स को अमीनो एसिड लेने से ही मना कर देता है, क्यों? क्योंकि ब्लड में इंक्रीज कर रहा है ये सारे के सबकी क्वांटिटी। कॉर्टिसोल जो है मेंटेन करता है कार्डियोवास्कुलर फंक्शंस एंड ऑल्सो काफी हद तक किडनी के फंक्शंस को भी ये क्या करता है, मेंटेन करता है, ठीक है। नॉट जस्ट दैट, इट ऑल्सो प्रोड्यूसेस एंटी इंफ्लेमेटरी रिएक्शंस। कैसे? ये इम्यून सिस्टम को थोड़ा सप्रेस कर देता है। यस, और एक बहुत मेजर फंक्शन की एरिथ्रोपोएसिस करता है, यानी आरबीसीज के प्रोडक्शन को भी बढ़ा देता है। ये कॉर्टिसोल का फंक्शन हुआ। फिर बात करते हैं, ऐसे भी कुछ कॉर्टिकॉइड्स हैं जो कि आपके ऑस्मोरेगुलेशन करते हैं, यानी वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करते हैं, ऑस्मोरेगुलेशन करते हैं। मेन एग्जांपल है अल्डोस्टेरोन। किधर काम करता है? रीनल ट्यूब्यूल्स पे, किडनी के रीनल ट्यूब्यूल्स पे काम करता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम बढ़ा देगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ पानी बढ़ा देगा, और पोटेशियम और फॉस्फेट को बाहर निकालेगा, एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम एंड फॉस्फेट, ठीक है। एंड्रोजेनिक स्टीरॉइड्स भी सिक्रीट होते हैं। यस, थोड़े से एंड्रोजेनिक स्टीरॉइड्स भी सिक्रीट होते हैं हमारे कॉर्टेक्स से, जो कि बहुत कम अमाउंट में सिक्रीट होते हैं। और बिकॉज ये स्टीरॉइड है, दीज हेल्प इन ग्रोथ ऑफ एक्सियल, प्यूबिक एंड फेशियल हेयर। प्यूबर्टी के टाइम पे जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं कि आपको प्यूबिक हेयर आ रहा है, फेशियल हेयर आता है, एक्सियल हेयर आता है, इसको थोड़ा सा ये एंड्रोजेनिक स्टीरॉइड्स भी प्रोमोट करते हैं, ठीक है। बहुत कम क्वांटिटी में रिलीज होता है, बट होता है। ओके, चलो अब आते हैं एक बहुत ही स्पेशल ग्लैंड पे, जो कि दो काम करता है, हेट्रोक्राइन होता है, कंपोजिट कहते हैं हम इसको, विच इज पैनक्रियास। पैनक्रियास को कंपोजिट ग्लैंड इसलिए बोला गया है क्योंकि ये हेट्रोक्राइन ग्लैंड है। इसका हेट्रोक्राइन का मतलब है कि ये एंडोक्राइन फंक्शन भी करता है, ये एक्सोक्राइन फंक्शन भी करता है। इसका एक्सोक्राइन फंक्शन है डाइजेशन करना, इसका एंडोक्राइन फंक्शन क्या है? एंडोक्राइन पार्ट्स के पास है आईलिड्स ऑफ लैंगरहैंस, ठीक है। 1 से 2 मिलियन ऑफ आईलिड्स ऑफ लैंगरहैंस प्रेजेंट होता है, यानी आपके पैनक्रियास में जितने भी टिश्यूज हैं उसका 1 से 2% ऑफ पैनक्रियाटिक टिश्यूज जो है आईलिड्स ऑफ लैंगरहैंस होता है, ठीक है। 2 टाइप के सेल्स होते हैं इनके पास, एक होता है अल्फा सेल, एक होता है बीटा सेल। तो जो अल्फा सेल होता है वो ग्लूकागॉन रिलीज करता है, और जो बीटा सेल्स होता है वो इंसुलिन रिलीज करता है। दोनों के दोनों जो है किसमें हेल्प करते हैं? ग्लूकोज का लेवल मेंटेन करने में। तो एक अल्फा सेल जो ग्लूकागॉन रिलीज करता है, ये पेप्टाइड हार्मोन है जो कि ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज कर देता है, ठीक है। ये आपके लिवर और आपके अब इसको ग्लूकोज को इंक्रीज करना है ना, सपोज आपके ब्लड में ग्लूकोज लेवल कम हो रहा है तो ग्लूकागॉन रिलीज होता है। ग्लूकागॉन क्या करता है? आपके लिवर में जो भी ग्लाइकोजन स्टोर्ड है, यस, जो भी ग्लाइकोजन स्टोर्ड है उसको बोलेगा बाहर लाओ, यस, और वो ग्लाइकोजन को बाहर लाने के बाद उसको ब्रेक डाउन करेगा। ग्लाइकोजन को आप जब ब्रेक डाउन करोगे तो ऑलरेडी ग्लूकोज बनाना चालू करेगा। यानी सिंपल वे है कि ये हेपेटोसाइट पर जाके हेपेटोसाइट्स को बोलेगा, यानी लिवर के सेल्स को बोलेगा ग्लाइकोजन निकालो, और ग्लाइकोजिनोलाइसिस करेगा, यानी ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करेगा, जिसकी वजह से ब्लड में शुगर लेवल बढ़ता है। इसीलिए इनको कहा जाता है कि ये हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन्स हैं, ठीक है। यानी ये ग्लाइकोजिनोलाइसिस करता है और नियोजेनेसिस करता है, यानी कि क्या? ग्लूकोज को बढ़ा रहा है और ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन कर रहा है, ग्लाइकोजन को तोड़ रहा है। ग्लाइकोजन को तोड़ेगा तभी ग्लूकोज बनेगा, ठीक है।
यस, तो ग्लूकोनियोजेनेसिस अलग टर्म है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस अलग टर्म है। ग्लाइकोजन को लाइसिस करना, तोड़ रहा है। ग्लूकोज, नियो नया ग्लूकोज का जेनेसिस कर रहा है, जनरेशन कर रहा है। इजी अभी समझ में आया। फिर आते हैं बीटा सेल्स पे। बीटा सेल्स जो है इंसुलिन सिक्रीट करता है, ये भी एक पेप्टाइड हार्मोन है जो ग्लूकोज ब्लड शुगर लेवल को कम करता है। अब क्या होता है, ये आपके हेपेटोसाइट को बोलेगा भैया आपने बहुत ज्यादा ग्लाइकोजन दे दिया जिसके वजह से ब्लड ग्लूकोज बढ़ गया है। यस, और एडिपोज टिश्यू को भी बोलेगा भैया ब्लड में ग्लूकोज बहुत बढ़ गया है। तो एक काम करो, ये जो इंक्रीज है ना ग्लूकोज, उसको अपटेक कर लो, सब ले लो अपने पास। लिवर को बोलेगा चलो ग्लाइकोजन बना के रख लो अपने पास। एडिपोज को बोलेगा चलो फैट बना के रख लो अपने पास। यस, उसको यूटिलाइज करो, डिक्रीज इन द ब्लड ग्लूकोज करो, यानी कि ये हो जाता है हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन, यानी ये ब्लड ग्लाइकोज को कम कर रहा है। ठीक है, ग्लूकोज को कम कर रहा है, तो ये ग्लाइकोजेनेसिस करता है। ग्लाइकोजेनेसिस मतलब ग्लाइकोजन बना रहा है। ओके एक कंडीशन है जब बहुत टाइम तक ऐसा हाई ग्लाइसेमिया होता है, यानी बहुत टाइम तक जब ब्लड के अंदर हाई शुगर होता है, उस कंडीशन को हम कहते हैं डायबिटीज मेलिटस। और इसको सॉल्व करने के लिए इंसुलिन थेरेपी लेनी पड़ती है। ठीक है, क्या लेनी पड़ती है, इंसुलिन थेरेपी से ये सॉल्व होता है। ठीक है, चलो अब आते हैं हमारे लास्ट कुछ हार्मोन्स बचे हैं। यस, लास्ट के कुछ हार्मोन्स बचे हैं जैसे कि हमारा टेस्टिस एंड ओवरी। ठीक है, ग्लैंड्स बचा है। ठीक है, तो टेस्टिस एंड ओवरीज कर लेते हैं। तो टेस्टिस में क्या है, टेस्टिस हमारे गोनाड्स होते हैं, प्राइमरी गोनाड्स इन केस ऑफ मेल्स। सो दीज हैव डुअल फंक्शंस। यस, दे आर एक्टिंग एज प्राइमरी गोनाड आल्सो एंड दे आर एक्टिंग एज एंडोक्राइन ग्लैंड आल्सो। प्राइमरी गोनाड क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये आपका सिक्रीशन का बना रहा है, आपके गैमेट्स यानी कि स्पर्म बना रहा है। और एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्यों कहेंगे, क्योंकि ये क्या करता है, सिक्रीशन करता है हार्मोन का। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल इनके पास प्रेजेंट होता है, यानी ये आपका क्या प्रेजेंट है, टेस्टिस। इनके पास ऐसे क्या प्रेजेंट होते हैं, लोब्स प्रेजेंट होते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। इसके पास प्रेजेंट होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो है, ये कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स होता है, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर स्पर्म्स बनते हैं। ठीक है, बट उसके साथ साथ इनके पास स्ट्रोमल इंटरस्टिशियल टिश्यूज भी होते हैं। अब ये इंटरस्टिशियल टिश्यूज में प्रेजेंट होता है इंटरस्टिशियल सेल्स, जिसको कहा जाता है लेडिक सेल्स। ये लेडिक सेल्स आर प्रेजेंट इन इंटरट्यूबुलर स्पेस, प्रोड्यूस करता है एंड्रोजेंस, मेजरली कौन सा, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, और हम सबको पता है टेस्टोस्टेरोन इज सो इंपॉर्टेंट इन मेल्स। ये डेवलपमेंट करता है, मैच्योरेशन करता है, एंड आल्सो फंक्शंस ऑफ एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन्स जैसे एपिडिडाइमिस हो गया, वास डेफरेंस हो गया, वास एफरेंट हो गया, रेटी टेस्टिस, ये जो भी बन रहे हैं ना आपके, इवन सेक्स ऑर्गन्स, प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड हो गया, ये जो भी आप जब पढ़ोगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन आपको समझेगा, उसमें जितने भी एक्सेसरी ऑर्गन्स हैं वो सारे के सारे कौन डेवलप कर रहा है, टेस्टोस्टेरोन डेवलप कर रहा है। ठीक है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स भी टेस्टोस्टेरोन डेवलप करता है and on CNS to increase libido. Now what is libido? The sexual behavior of men, the sexual desire, the sexual behavior of the man is your called as libido. तो उसको भी इंक्रीज करने का कौन करता है, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, फिर ये बढ़ाता है स्पर्मेटोजेनेसिस को, यानी स्पर्म के फॉर्मेशन को बढ़ाएगा। ऑल्सो एनाबॉलिक इफेक्ट ऑन प्रोटीन्स एंड कार्ब्स मेटाबॉलिज्म, यानी कि प्रोडक्शन बढ़ा देता है। ठीक है, ये हो गई टेस्टिस की बात। अब आते हैं ओवरीज पे। यस, ओवरीज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, ये भी वैसे ही है कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन भी है क्योंकि ये ओवा बनाता है, गैमेट्स बनाता है, प्लस ये आपका क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड भी है, यानी कि ये जो है आपके हार्मोन्स भी बनाता है। तो आपके ओवा बनाता है, एक ओवम हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में बनाता है। यस, इसके पास है ओवेरियन फॉलिकल्स और स्ट्रोमल टिश्यूज, बराबर, ये दो चीजें इसके पास प्रेजेंट है। तो जो ओवेरियन फॉलिकल्स है ना, जो ग्रोइंग फॉलिकल्स है, यस, आपके प्राइमरी फिर सेकेंडरी ऐसे ग्रो हो रहे हैं। ठीक है, तो वो ग्रोइंग फॉलिकल्स ईस्ट्रोजन सिक्रीट करता है, जो कि फीमेल्स का सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो है डेवलप करता है, रेगुलेट करता है फीमेल के सेक्सुअल बिहेवियर को। ठीक है, फिर आफ्टर ओव्यूलेशन, जैसे ही ओव्यूलेशन खत्म हो जाता है, यस, ये
कॉर्पस लूटियम, यस, ग्राफियन फॉलिकल से जब कॉर्पस लूटियम बनता है आफ्टर ओव्यूलेशन, आपका ग्राफियन फॉलिकल ब्रेक होता है और कॉर्पस लूटियम बनाता है, वो रिलीज करता है प्रोजेस्टेरॉन। यानी प्रोजेस्टेरॉन कौन रिलीज कर रहा है? आपका कॉर्पस लूटियम रिलीज कर रहा है, ठीक है। सपोर्ट्स प्रेगनेंसी, एक्ट्स ऑन मेमरी ग्लैंड्स, फॉर्मेशन ऑफ एल्वियोलाई। अब ये एल्वियोलाई लंग्स का एल्वियोलाई नहीं है, दिस इज द एल्वियोलाई विच इज सैक लाइक स्ट्रक्चर जो मेमरी ग्लैंड्स में प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर मिल्क भरता जाता है, ठीक है। और ये मिल्क का सिक्रीशन कर रहा है, इजेक्शन नहीं। इजेक्शन कहाँ? ऑक्सीटोसिन, ये सिर्फ सिक्रीशन कर रहा है। गॉट इट? ये हो गया फंक्शन हमारे ओवरी का। अब आते हैं, हमने बोला था ना कि कुछ ऐसे टिश्यूज भी हैं जो हार्मोन्स की तरह काम करते हैं, वो टिश्यूज के बारे में देख लेते हैं। जैसे हार्ट, हमारा हार्ट जैसे ही ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इंक्रीज होता है। याद है हमने एक्सक्रीशन चैप्टर में भी पढ़ा था कि जब वो इंक्रीज होता है ब्लड प्रेशर तो हार्ट रिलीज करता है ANF, यस, जो कि एक पेप्टाइड हार्मोन है। ये ANF यानी कि एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर, ये ANF वासो डायलेशन करेगा, ब्लड वेसल को डायलेट कर देगा, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है। फिर जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स, आपके किडनीज में जो जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स प्रेजेंट होते हैं, यस, ये रिलीज कर देते हैं एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन। एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन हेल्प करता है एरिथ्रोपोएसिस करने में, यानी कि RBC का प्रोडक्शन बढ़ाने में, ओके। फिर हमारा जो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक है, वो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक से भी कुछ हार्मोन रिलीज होते हैं, मेजर पेप्टाइड हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जैसे गैस्ट्रिन, यस। गैस्ट्रिन जब रिलीज होता है उसके वजह से स्टमक में HCl का प्रोडक्शन बढ़ जाता है एंड पेप्सिनोजेन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, ठीक है, गैस्ट्रिन के रिलीज होने पर। फिर आपका सिक्रिटिन, सिक्रिटिन एक्सोक्राइन पैनक्रियास पे काम करता है, इंक्रीज कर देता है सिक्रीशन ऑफ पानी एंड बाइकार्बोनेट आयंस। कोलेसिस्टोकाइनिन CCK, जिस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, कोलेसिस्टोकाइनिन पैनक्रियास पे काम करता है, यस, पैनक्रियास का P गायब हो गया, यस, पैनक्रियास पे काम करता है एंड गॉल ब्लैडर पे काम करता है। पैनक्रियास को बोलेगा पैनक्रियाटिक जूसेस का सिक्रीशन बढ़ाओ, और गॉल ब्लैडर को बोलेगा भैया सिक्रीशन ऑफ बाइल करो ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। फिर गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड GIP, ये गैस्ट्रिक जैसा नाम है, गैस्ट्रिक स्टमक, गैस्ट्रिक ग्लैंड, इनहिबिटरी इनहिबिट करेगा। तो ये पेप्टाइड हार्मोन है जो गैस्ट्रिक सिक्रीशन को कम कर देता है और गैस्ट्रिक मोटिलिटी को भी कम कर देता है, ठीक है। और भी कुछ ऐसे एंडोक्राइन टिश्यूज प्रेजेंट है हमारे बॉडी में जो ग्रोथ फैक्टर्स रिलीज करते हैं। अब ये ग्रोथ फैक्टर्स मिलकर क्या करते हैं? दे डू द नॉर्मल ग्रोथ ऑफ टिश्यूज एंड ऑल्सो रिपेयरिंग एंड रीजनरेशन ऑफ द टिश्यूज, जो है वो ये ग्रोथ फैक्टर्स मिलकर करते हैं, ठीक है। चलो, अब ये हार्मोन्स आपने सब कवर कर लिए, हमने सारा ग्लैंड, सारा हार्मोन्स कवर कर लिया बहुत ही कम टाइम में। अब बचता है लास्ट, जो कि मैकेनिज्म है हार्मोन एक्शन का, कि हार्मोन्स काम कैसे करते हैं। तो हमको इतना समझना है कि बेटा हार्मोन्स, जैसे हमने बोला कि ब्लड में रिलीज हो जाता है, तो उसको कैसे पता कि टारगेट ऑर्गन किधर है और किस टारगेट ऑर्गन पे काम करना है, वो उसको पता चलता है ये रिसेप्टर के थ्रू। हर हार्मोन का एक स्पेसिफिक रिसेप्टर होता है जो उसके टारगेट ऑर्गन या फिर टिश्यूज के पास प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि आपका रिसेप्टर कौन सा तरीके का होता है। तो ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना कि हार्मोन किस टाइप का है और उस बेसिस पर आपका रिसेप्टर किस टाइप का है, ठीक है। तो हार्मोन्स के पहले हम नेचर देख लेते हैं, कौन कौन से टाइप का। देखो, दोनों देखना जरूरी है, हार्मोन का नेचर और रिसेप्टर का नेचर, ठीक है। हार्मोन का नेचर जब आप पहले देखते हो तो हार्मोन्स है हमारे पास, एक है पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन हार्मोन्स, जो कि प्रोटीन स्ट्रक्चर्स होते हैं, पेप्टाइड स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। जैसे इंसुलिन, ग्लूकागॉन, पिट्यूटरी के सारे हार्मोन्स, हाइपोथैलेमस के सारे हार्मोन्स, यस, ये सारे क्या है? दीज आर पेप्टाइड हार्मोन्स। प्लस यहाँ पर भी मैंने देखो लेबल किया कि ये भी पेप्टाइड हार्मोन है, ANF भी पेप्टाइड हार्मोन है, राइट। सब जगह मैंने लेबल किया है कि कौन कौन सा पेप्टाइड हार्मोन है, ठीक है। तो ये आपके पेप्टाइड हार्मोन जितने भी हैं, इनका नेचर कैसा होता है? दे आर हाइड्रोफिलिक या फिर लाइपोफोबिक बोल सकते हो, यस।
ये कैसे होते हैं, हाइड्रोफिलिक होते हैं, यानी ये पानी में बहुत अच्छे से घुल मिल जाते हैं, बट ये हाइड्रोफोबिक होते हैं, या फिर आप बोल सकते हो लाइपोफोबिक होते हैं। ठीक है, यस, हाइड्रोफिलिक यानी पानी में घुलते हैं बट आपके फैट में नहीं घुलते। लाइपोफोबिक होता है, हाइड्रोफोबिक नहीं, लाइपोफोबिक होता है, फैट्स में ये मिक्स नहीं होते। ओके, फिर स्टीरॉइड्स, स्टीरॉइड्स वाले जो हार्मोन्स है, कॉर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्राडायोल, प्रोजेस्टेरोन, देखो सिंपल वे में सेक्स जितने भी हार्मोन्स है ना, सेक्स हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन, ईस्ट्रोजन, ये सब स्टीरॉइड हार्मोन है। ये कैसे हार्मोन्स होते हैं, ये हाइड्रोफोबिक होते हैं, या फिर आप कह सकते हो लाइपोफिलिक, यानी ये फैट में अच्छे से डिसॉल्व हो जाते हैं स्टीरॉइड हार्मोन्स। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका आइडोथायरोनिन, यानी कि जितने के जितने थायराइड ग्लैंड्स है ना, थायराइड हार्मोन्स T3, T4, थायरोकैल्सिटोनिन, ये जो है हाइड्रोफोबिक होते हैं, या फिर आप कह सकते हो लाइपोफिलिक होते हैं, ये भी फैट सोल्यूबल होते हैं। फिर आते हैं अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स, जैसे कि एपिनेफ्रिन। ओके, ये भी हाइड्रोफिलिक होते हैं, यानी हमारे पेप्टाइड हार्मोन्स और हमारे अमीनो एसिड, सॉरी, पेप्टाइड और अमीनो एसिड ये दोनों हाइड्रोफिलिक यानी पानी में डिसॉल्व हो जाएंगे, बट ये लाइपोफोबिक होते हैं, ये भी लाइपोफोबिक, ये भी लाइपोफिलिक, लाइपोफोबिक। वेयर एज स्टीरॉइड्स और आपका थायराइड ग्लैंड्स, ये स्टीरॉइडल ग्लैंड जो हार्मोन्स है, या फिर आपके जो थायराइड ग्लैंड के हार्मोन्स हैं, ये दोनों के दोनों लाइपोफिलिक होते हैं। ठीक है, अभी कितना तो समझा। अब आप बोलोगे मैम क्या मतलब है हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक, ये क्यों पढ़ना है, इसका मतलब क्या है? यस, है ना, वो कंफ्यूजन आ सकता है, क्या मतलब है ये पढ़ने का। तो देखो, ध्यान दो, हमें पता है हमारा जो सेल होता है वो बना है लिपिड बाइलेयर से, हेड टेल, टेल हेड, हेड टेल, टेल हेड, है ना, ऐसा फिगर बना है बराबर। अब ये जो है इसमें क्रॉस करने के लिए ऑब्वियस सी बात है कोई भी हाइड्रोफिलिक चीज आराम से क्रॉस नहीं कर पाएगी, कॉमन सेंस। यस, क्योंकि ये लिपिड बाइलेयर है, दिस इज व्हाट, दिस इज योर फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, है ना। अब ये लिपिड बाइलेयर है तो ऑब्वियस सी बात है कि यहां पर हाइड्रोफोबिक चीज क्रॉस नहीं करेगी। तो हाइड्रोफोबिक चीज के लिए हमारे पास यहां पर एक मेम्ब्रेन लगाना पड़ता है। ठीक है, को किसके लिए, जो आपके हाइड्रोफिलिक जो होती हैं वो हार्मोन्स जो हैं वो इन रिसेप्टर पे आके चिपकते हैं। अब ये रिसेप्टर मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट है, इसीलिए उसको कहते हैं मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर। ठीक है, बिकॉज ये मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है इसलिए इसको कहते हैं मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर। अब इनमें एक स्पेशलिटी है, ये पहले इधर आके चिपकेंगे, ठीक है, जिसके वजह से रिएक्शन रिस्पॉन्स 1 आएगा। ये रिस्पॉन्स को सेकेंडरी मैसेंजर बनाना पड़ता है। यस, एक सेकेंडरी मैसेंजर बनेगा, जैसे कि साइक्लिक एएमपी फॉर एग्जांपल। सेकेंडरी मैसेंजर फिर सिग्नल लेके जाता है और फिर आपका जो है वो मेटाबॉलिज्म जो भी करना होता है वो एक्शन करता है, यानी रिएक्शन 2 जो होता है वो होता है। ठीक है, मेन एक्शन। अब वहीं पर अगर हम दूसरे हार्मोन की बात करें, जैसे हमारा जो हाइड्रोफोबिक हार्मोन है, या फिर आप बोल सकते हो लाइपोफोबिक जो लाइपोफिलिक जो हार्मोन है जो कि फैट सोल्यूबल है, तो ये हार्मोन को मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर की जरूरत नहीं है। ये तो सीधा सीधा मस्त एंट्री मारता है, न्यूक्लियस के अंदर जाता है, डीएनए के साथ एसोसिएट हो जाता है, क्योंकि रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स बन जाता है वहीं पर, वो जीनोम के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, वो जैसे ही जीनोम के साथ रिएक्ट करेगा, डीएनए में चेंज हुआ, डीएनए से फिर आरएनए बना, एमआरएनए। ठीक है, फिर उसके बाद उसको जो प्रोटीन बनाना रहता है वो प्रोटीन बना देता है। समझ में आया? यस, तो देखो अब ये पढ़ो, अब समझ में आ जाएगा। हाइड्रोफिलिक हार्मोन जो है, यस, वो कैन नॉट पास थ्रू द टारगेट सेल, जिसके लिए उसको मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर की जरूरत पड़ती है, और वो सेकेंडरी मैसेंजर को जनरेट करता है, जैसे साइक्लिक एएमपी, IP3, कैल्शियम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और फिर वो सेलुलर मेटाबॉलिज्म का रिएक्शन करता है। वहीं पर जो हाइड्रोफोबिक हार्मोन है वो पास करता है टारगेट सेल को, सीधा अंदर जाता है, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर पे एक्ट करता है और रेगुलेट करता है जीन एक्सप्रेशन और क्रोमोसोमल फंक्शंस को। यानी हमारे रिसेप्टर्स जो हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड होंगे या फिर इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स होंगे। किस पे डिपेंड करता है कि हमारा हार्मोन कौन सा है। अगर हमारा हार्मोन जो है लाइपोफोबिक है
तो फिर उसको जो है मेम्ब्रेन बाउंड की जरूरत पड़ेगी। अगर हमारा हार्मोन लाइपोफिलिक है तो वो सीधा सेल के अंदर जाएगा, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर करेगा। तो यानी मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन इस पे डिपेंड करता है कि हार्मोन कौन सा है, उसका नेचर कैसा है और क्या वो सेल के अंदर जा सकता है या नहीं जा सकता है। उस बेसिस पे हमारे पास दो तरीके के रिसेप्टर्स होते हैं। बस इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है फिनिश। यस, विद इन 50 मिनट्स ऑफ योर सेशन। यस, 1 घंटा भी नहीं लगा हमें ये चैप्टर कंप्लीट करने में, और हमारे सारे एग्जाम्पल, सारी चीजें हो गई, वो भी 1.5 पेज के अंदर। यस, तो ये पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। जिसने अभी तक टेलीग्राम चैनल हमारा बायो हैंकर्स का नहीं ज्वाइन किया है, किस समय का वेट कर रहे हो, जल्दी से ज्वाइन कर लो बायो हैंकर्स का टेलीग्राम चैनल। यहीं पर आपको पीडीएफ मिलेगा। यस, यहीं पर आपको सारे इंफॉर्मेशंस मिलेंगे, सारे लिंक्स मिलेंगे। यस, आजकल हमारा टेस्ट सीरीज चल रहा है, वो टेस्ट सीरीज भी आपका, टेस्ट सीरीज का लिंक भी आपको टेलीग्राम पर ही मिलेगा। ठीक है, नहीं, मैंने तुमको नहीं बुलाया। सॉरी गाइस। ठीक है, तो जल्दी से ज्वाइन करो टेलीग्राम चैनल और फिर हम लोग मिलते हैं सेशन में। ओके, टिल देन टाटास, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स लोग को, वीडियो को लाइक करो और कमेंट सेक्शन में प्लीज अपने बारे में जरूर बताते हुए जाना, कि फीडबैक जरूर देते हुए जाना कि आपको सेशन कैसा लगा। ठीक है, चलो मिलते हैं गाइस कल। आज हमारा 11th स्टैंडर्ड कंप्लीट हो चुका है। कॉन्ग्रेचुलेशंस फर्स्ट ऑफ ऑल एवरीबॉडी। यस, 11th स्टैंडर्ड कंप्लीट। कल से नया शुरू करेंगे, एकदम फ्रेश 12th स्टैंडर्ड। ठीक है, तो कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में बता देना। ओके, टिल देन टाटा, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन। कल मिलते हैं, 12th स्टैंडर्ड स्टार्ट करते हैं। एंजॉय योरसेल्फ।